नमस्कार, जय हिंद। आज हम हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीलिम्स के लिहाज से, इसको हम कवर करने का पूरा आज प्रयास करेंगे और उसके बाद खाद्य सुरक्षा वाला जो टॉपिक है उसको भी हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हरित क्रांति क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हरित क्रांति नाम से आपको लग रहा होगा कि कुछ हरे हरे से संबंधित है। हाँ, क्रांति जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन, कुछ बड़ा बदलाव है ना। क्रांति जब भी होती है तब बड़े बदलाव की हम उम्मीद करते हैं, तो बड़ा बदलाव हम सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। अब हरित क्रांति कृषि से संबंधित एक क्रांति है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित एक क्रांति है। और कृषि में क्या हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हरित क्रांति जो थी वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित एक क्रांति थी। और ये क्यों लाई गई और इसका हम उल्लेख क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खाद्य है तो फिर हम आगे का जीवन जो है वो चला सकते हैं, क्योंकि खाना नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खाने के माध्यम से ही हम अपने शारीरिक क्रियाओं को आज कर पा रहे हैं, क्योंकि खाने से हमें ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। तो अल्टीमेटली हमें डेली पोषण चाहिए ही चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए चाहिए, ताकि हम अपना कार्य कर सके, हम अपना जीवन जी सके। तो वो जीवन जीने के लिए हमें खाद्यान्न चाहिए, और खाद्यान्न कहां पर होगा? कृषि क्षेत्र में होगा, खेतों में होगा। और यही कारण था कि वैश्विक तौर पर अगर हम देखें तो दो बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी, एक भूखमरी और दूसरा कुपोषण। और भूखमरी कुपोषण को खत्म किया जा सकता है खाद्य सुरक्षा के माध्यम से, यानी कि जब खाद्यान्न अवेलेबल हो हमारे पास। और दुनिया के कई ऐसे देश थे जहां पर अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की भी हम बात करें तो विश्व जो था वह कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि अल्प विकसित जो देश थे वहां पर भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा थी। इसी में मैक्सिको भी था और इसी क्रम में भारत भी अग्रसर हो रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत में ये सारी समस्याएं नहीं थी। तो 1940 के दशक में अगर हम बात करें तो मैक्सिको में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, और अकाल के साथ साथ वहां पर बहुत सारी परिस्थितियां भी थी। देखिए, अगर हम 1910 के आसपास की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के पहले की अगर हम बात करें, तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो था वो मैक्सिको की हालत जो थी वो अच्छी थी। वहां पर उत्पादन भी अच्छा हो रहा था, चाहे वो मक्के के क्षेत्र में हो या गेहूं के क्षेत्र में हो। ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से कार्य कर रही थी वहां पर। लेकिन देखते ही देखते वहां पर जनसंख्या दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, यानी कि जनसंख्या विस्फोट वहां पर हो गया। विस्फोट का तात्पर्य हो गया कि 2 दशक में जो है वहां पर जनसंख्या में जो है वह तीव्र वृद्धि को देखा गया। और जब जनसंख्या में जब तीव्र वृद्धि होती है तो संसाधनों पर भार बढ़ता है, और जब संसाधनों पर भार बढ़ता है तो आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगा, तो सीधी सी बात है कि इसका इंपैक्ट हम किससे संबंधित कर रहे हैं? खाने से संबंधित कर रहे हैं। तो खाने से संबंधित अगर डिमांड बढ़ रही है और आपकी आवश्यकताओं की, अगर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर कुपोषण को वह जन्म देगा ही देगा, भूखमरी को वह जन्म देगा ही देगा। तो हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति बनी जिसने अप्रत्याशित तौर पर, यानी कि जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे कई ज्यादा प्रमाण पर खाद्यान्न संकट को दूर करने का प्रयास किया। और जब खाद्यान्न संकट दूर हुआ तो कुपोषण, भूखमरी जैसी विभीषिकाएं जो थी, ये जो संकट थे, वो अपने आप जो है वो कम होते चले गए। इसीलिए इसे क्या कहा गया? हरित क्रांति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हरित क्रांति नाम दिया गया। समझ में आ गया? तो हरित क्रांति एक ऐसी खाद्यान्न से संबंधित क्रांति थी जिसने खाद्यान्न में अप्रत्याशित वृद्धि करके भूखमरी, कुपोषण जो है, खाद्यान्न संकट जो है, इसका निराकरण किया। उसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति, है ना। एक परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं इसे, ये मेंस का भाग है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आपको, है ना, सीधे तौर पर पूछा नहीं जाएगा। तथ्यात्मक ही आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ज्यादातर पीएससी में। हाँ, अगर मेंस में रहे, यूपीएससी में रहे तो बात अलग है, वहां पर इसमें डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम प्री के लिहाज से देख रहे हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हरित क्रांति का जो प्रारंभ है ना, ये याद रखना है। सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो थी, हरित क्रांति की शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत याद रखना है मैक्सिको से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? मैक्सिको से मानी जाती है। और मैक्सिको में याद रखना है, मैक्सिको में याद रखना है, ये 1940 के दशक से आरंभ माना जाता है ना। आरंभ कब से माना जाता है? 1940 के दशक से आरंभ माना जाता है। तो मैक्सिको में हालात जो थे वो बहुत काफी ज्यादा जटिल हो चुके थे।
और लोगों को जो है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। कई लोग जो है वो भूखमरी के कारण जो है वो मर रहे थे। कुपोषण के कारण कई सारे छोटे बालकों की मृत्यु भी हो रही थी। तो इनका बहुत ज्यादा पलायन मेक्सिको वालों का अमेरिका में होने लगा। तो अमेरिका यानी कि अगर हम बात करें यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें, तो यूएसए में जब बहुत ज्यादा प्रमाण में इनका पलायन होते चला गया तो यूएसए की सरकार को लगा कि यह गंभीर समस्या है। और इस वक्त तक याद रखना है, हम वैश्विक तौर पर अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल मैं कुछ समय के लिए यहां पर आपको होल्ड कर रहा हूं 1940 के दशक में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है याद रखना है कि दो महाशक्तियां उभर कर आई थी, जिसमें एक यूएसएसआर थी और दूसरा अमेरिका था। यानी कि एक धड़ा जो था वह यूएसए का था, एक धड़ा जो था वह यूएसएसआर का था। तो दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी थी। एक को कहा गया पहली दुनिया, दूसरे को कहा गया दूसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया के भी कई देश थे। तो एक शब्द गढ़ा गया तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया में कौन थे? विकासशील देश और अल्प विकसित देश। तो ये जो विकासशील और अल्प विकसित जो देश थे, यहां पर कुपोषण की समस्या, भूखमरी की समस्या कई ज्यादा प्रमाण में थी। और ये वैश्विक तौर पर चाहे वो पहली दुनिया हो या दूसरी दुनिया हो, ये पूरे विश्व को जो है वो प्रभावित कर रहे थे। तो विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश जो थे, इनमें कई ज्यादा प्रमाण में भूखमरी और कुपोषण और खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बातें चल रही थी। अब आते हैं हम यहां पर, अगर मेक्सिको में याद रखना है भूखमरी और ये सारी समस्या हमें देखने को मिल रही थी, तो इसके लिए अमेरिका आ गया है। उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मेक्सिको का जब दौरा किया तो देखा कि वास्तविक तौर पर यहां पर बहुत ज्यादा संकट है। कहां पर? मेक्सिको में। और मेक्सिको में याद रखना है, इससे पहले अगर हम 1940 से पहले की बात करें तो मेक्सिको में गेहूं और मक्के की खेती अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस वक्त तक कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमारे पास नहीं थी। यानी कि आनुवांशिकीय तरीके से किसी भी फसल को हमने अभी तक जो है वो परिवर्तित करके बोया नहीं था। जो भी था वो परंपरागत बीजें थी हमारे पास, जो चलती आ रही थी। अब परंपरागत बीजों की खासियत क्या होती है कि यह याद रखना है पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे माने जाते हैं, किंतु इसका उत्पादन दर जो है वो बहुत कम होता है परंपरागत बीजों की। तो उत्पादन दर बहुत कम होता है। तो उत्पादन दर अगर कम होगा तो यह लंबा समय लेगा, और लंबा समय जब लेगा तो फिर खाद्यान्न संकट कैसे दूर होगा? और उस वक्त जनसंख्या में विस्फोट हो ही रहा था, क्योंकि शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है जब किसी राष्ट्र के विकास की बात होती है। तो शिक्षा का भी अभाव वहां पर होते चला जा रहा था। तो ऐसे में जनसंख्या का दबाव जो है उस भूमि पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो अमेरिका इसके लिए आगे आया, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब वापस से अमेरिका में गए, यूएसए में गए, अपने देश गए, तो वहां पर कई सारे कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा की। और कई सारे कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम हमारा एक दल जो है वहां पर मेक्सिको में भेजेंगे और वहां पर कृषि अनुसंधान के लिए हमारे केंद्र स्थापित करेंगे। तो जब कृषि के क्षेत्र में जब यहाँ पर बातें चल रही, तो उस वक्त वहां पर एक युवा वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी बातें कही, और उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में ही एक दल जो है वो मेक्सिको में भेजा गया। किसके नेतृत्व में? नॉर्मन। पूछा जाएगा मेक्सिको में किसके नेतृत्व में कृषि दल भेजा गया था, याद रखना है तो नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग याद रखना, ये नाम याद कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है नॉर्मन बोरलॉग, हालांकि याद होगा आपको, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको याद होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है ये नाम आपके जहन में होगा। तो नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में एक दल वहां पर भेजा, और उन्होंने कई सारे कृषि केंद्र जो है वहां पर अपने स्टेशन जो है वो बनाए, जिनमें दो प्रमुख था। एक याले घाटी में मेक्सिको में था, और दूसरा मैक्सिकन सिटी जो मेक्सिको की राजधानी वाला क्षेत्र था। यहाँ पर दो प्रमुख कृषि केंद्र जो है वो स्थापित किए। तो जब नॉर्मन बोरलॉग ने वहां की परिस्थितियों को देखा, तो परिस्थितियों को देखने के बाद वहां पर ये लगा कि क्या यहाँ पर हम मक्के की खेती का उत्पादन ले सकते हैं। तो मक्के की खेती, जो मक्का होता है उसके बीज में कुछ मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करने के बाद याद रखना है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप निर्मित किया, यानी कि आनुवांशिकीय परिवर्तित जो आपकी बीज थी उसको निर्मित किया। ये क्रॉसिंग से निर्मित की जाती है, और क्रॉसिंग से उनके जीन में परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन के बाद उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो मक्के का बुआई किया गया, और मक्के की बुआई करने के बाद 10 से 12 वर्ष में जो है वहां पर बहुत बड़े प्रमाण में मक्के का उत्पादन हुआ, और एक वक्त ऐसा आया जब मेक्सिको मक्के के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका।
लेकिन इन 10 से 12 सालों में क्या केवल मक्के की फसल पर ही ध्यान दिया गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ गेहूं की प्रजाति पर भी या गेहूं उत्पादन पर भी जोर दिया गया, क्योंकि मेक्सिको पहले भी गेहूं का उत्पादन करता था, जिसे हम मैक्सिकन गेहूं के रूप में हम जानते थे। और मैक्सिकन गेहूं को लेकर याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग के मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि क्या हम गेहूं की फसल में भी मॉडिफिकेशन करके इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं? लेकिन फिर किसका किया जाए, कैसे किया जाए? कि मैक्सिकन एक अच्छी गेहूं की प्रजाति है, तो मैक्सिकन जब अच्छी गेहूं की प्रजाति है किंतु यह बहुत लंबा समय ले रहा है उत्पादन के लिए, तो क्या हम इसके उत्पादन में याद रखना है कि कहीं ना कहीं तीव्रता ला सकते हैं? तो ऐसे में वो फसलों का चयन करने बैठे, तो इसी समय याद रखना है जापान जैसे देशों में जो है वो बोने गेहूं का प्रचलन था। तो बोने गेहूं का जो प्रचलन था, हालांकि इसकी उत्पादन दर अच्छी थी किंतु यह भी थोड़ा सा लंबा समय लेता था। क्या लेता था? लेकिन चूंकि मैक्सिको की जो फसल थी वो उससे थोड़ा कम समय लेता था। तो इन दोनों बीजों को जब उन्होंने संकरित किया तो जापान से कुछ गेहूं को खरीदा गया, और जापान से जब गेहूं को खरीदा गया तो वो गेहूं की प्रजाति थी नॉरिन 10। कौन सी थी? जापान की नॉरिन 10। याद रखना है, ये नॉरिन 10 जो थी वह बोनी प्रजाति थी। कैसी थी? बोनी प्रजाति। अब बोनी प्रजाति की विशेषता क्या होती है? आखिर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ज्यादातर बोनी ही किस्म की फसलों को क्यों उपजाते हैं? बोनी फसलों को इसलिए उपजाते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक कि इसकी वृद्धि तीव्र होती है, दूसरा फसल का समय भी कम हो जाता है, तीसरा कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है तो कीट इसको सीधा प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए बोनी प्रजाति को विकसित करने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह कीटों से भी बचाव कर सके, अल्प समय में आपको उत्पादन ज्यादा दे सके। तो नॉरिन 10 जापान की एक बोनी प्रजाति थी। अब बोनी प्रजाति थी तो इसी को मॉडिफिकेशन किया गया किसके अंतर्गत? मैक्सिकन के साथ। मैक्सिकन गेहूं के साथ जो है, मैक्सिकन जो गेहूं था इसके साथ जो है इसकी क्रॉसिंग करवाई गई। और नॉरिन 10 और मैक्सिकन गेहूं की जब क्रॉसिंग किया गया तो फिर मैक्सिकन बीटा प्रकार की जो है आपको कई सारी फसलें, मैक्सिकन बीटा प्रकार की आपको कई सारी फसलें यहां पर देखने को मिली। और 1940 के दशक में जब गेहूं की इस मैक्सिकन बीटा प्रणाली की जो गेहूं की जो बोनी प्रजातियां हैं इनको जब बोया गया तो इन्होंने कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन दे दिया। और देखते ही देखते 10 से 15 सालों में जो है मैक्सिको न केवल गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बल्कि यह प्रमुख निर्यातक देशों में से एक बन गया। तो 1950 से 60 तक आते आते याद रखना है कि यहां पर गेहूं के उत्पादन में और मक्के के उत्पादन में जो है अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली और इसने मैक्सिको में खाद्यान्न संकट को दूर किया। और यही कारण था कि नॉर्मन बोरलॉग ने एक और फैसला लिया कि क्या केवल मैक्सिको में ही इसी प्रकार की समस्या है, क्या अन्य देशों में नहीं है? तो 1950 से 60 के देश में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी यह समस्या हमें देखने को मिल रही थी। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चाहे वो फिर इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, फिर आपका फिलीपींस हो, इन सारे देशों में कहीं ना कहीं याद रखना इसमें भारत भी था। लेकिन भारत याद रखना है इस समस्याओं से कैसे घिरा हुआ था, ये हम भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत करेंगे तब देखेंगे। पहले हम वैश्विक परिदृश्य को देख ले, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत को। फिलहाल के लिए इतनी अगर आपको चीजें समझी है तो हालांकि मैक्सिकन बीटा की जो प्रजाति थी उसमें याद रखना है लार्मा रोजा करके एक प्रजाति थी, इसकी भी बुआई की गई। आपको क्वेश्चन पूछा गया जाता है, लार्मा रोजा करके जो था वह एक मैक्सिकन गेहूं की मैक्सिकन बीटा, बीटा का अर्थ होता है बोना, ड्वार्फ। क्या होता है? ड्वार्फ, जो छोटा होता है। तो इसके अंतर्गत कई सारी किस्मों को जो है इजाद किया गया। लार्मा रोजा है ना, पूसा लार्मा है, पूसा लार्मा ये एक प्रजाति है। ये आपको महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। मैं कौन कौन सी बता रहा हूं मैं यहां पर लिख दूं आपको, ठीक है। जो मैक्सिकन, ये नॉरिन 10 आपने अगर उतार लिया हो तो मैं यहां पर आपको लिख कर देता हूं कौन कौन सी मैक्सिकन जो प्रजाति है। मैक्सिकन बीटा जो है यह बोनी प्रजाति, मैक्सिकन बीटा का अर्थ अगर पूछा जाए तो यह बोनी प्रजाति है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, क्रॉसिंग से बनाया गया, ठीक है। अरे ठीक है, अब इसके अंतर्गत याद रखना है लार्मा रोजा,
ये एक प्रजाति महत्वपूर्ण थी। फिर पूसा लार्मा, पूसा लार्मा ये एक प्रमुख प्रजाति थी, है ना। सोनारिका, सोनारिका या इसे सोनालिका भी कहा जाता है, ये इंडिया के लिए बनाई गई थी, है ना, हालांकि सोनालिका है। सोनारा ये प्रमुख प्रजाति जो थी इसके अंतर्गत आती है। ये मैक्सिकन बीटा यानी कि एक बोनी प्रजाति है जिस पर हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने सोनालिका का निर्माण किया। फिर हमने याद रखना है जया का निर्माण किया, हमने रत्ना बीज का निर्माण किया। तो ये हम जब भारत में पढ़ेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे तो वहां पर हम उसका उल्लेख जरूर करेंगे। लेकिन इसी वक्त याद रखना है दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कहीं ना कहीं खाद्यान्न संकट आ रहा था। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु कैसी थी? दक्षिण पूर्वी एशिया की जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा काफी अच्छी होती है, और वर्षा होती है तो यहाँ पर ज्यादातर नदियों का विस्तार है, और नदी घाटियों में याद रखना है इन देशों में धान की प्रमुख फसल होती है। किसकी होती है? धान, यानी कि जिसे आप चावल कहते हो, राइस कल्टीवेशन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो नॉर्मन बोरलॉग ने यह कहा कि यहाँ पर हम गेहूं को ज्यादा तवज्जो ना देकर राइस कल्टीवेशन को ज्यादा तवज्जो दें, और राइस कल्टीवेशन को अगर हम ज्यादा महत्ता दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमें राइस में भी कोई ना कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना होगा, यानी कि आनुवांशिकी परिवर्तन हमें करना होगा। इसके लिए हमें एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनी होगी। और फिर 1960 के दशक में याद रखना है फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र की जब स्थापना की गई तो वहां पर सबसे पहले राइस के हम कहे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें, ये अगर आपने उतार लिया हो तो याद रखना है ना, मैं इसे मिटा दूं, ये भी मिटा दूं। हाँ, तो फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में, ये भी आपने लिख लेना है, 1960 के दशक में फिलीपींस की राजधानी, ठीक है, 1960 के दशक में दक्षिण पूर्वी देशों में हरित क्रांति के विस्तार का लक्ष्य रखा। हरित क्रांति के विस्तार का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के तहत 1960 के दशक में फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल धान अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर, ठीक है, अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, केंद्र की स्थापना की गई। और यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप बनाया राइस के लिए वो IR8 का निर्माण किया गया। किसका? IR8 याद रखना है, और इसी का उपयोग भारत में भी किया गया। इसी IR8 जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप थी, अनुवांशिकी परिवर्तित जो आपकी फसल थी, जो बीज थी, उसका नाम IR8 याद रखना है। भारत में किस प्रकार के राइस का कल्टीवेशन किया गया था हरित क्रांति के दौरान? तो IR8, समझ में आया? तो IR8 किस्म की फसलें, बीज का जो है वो बीजारोपण किया गया, और देखते ही देखते इसने दक्षिण पूर्वी एशिया को एक महत्वपूर्ण राइस सेंटर बनाकर रख दिया। और आज भी अगर हम देख रहे हैं तो दक्षिण पूर्वी एशिया की जो प्रमुख फसल जो बनी हुई है वो आज भी धान है। और कई सारी, चाहे मेकोंग रिवर वैली हो, ठीक है, इरावदी हो, ये सारी जो नदी घाटियां जो बनी हुई है, इन सारी नदी घाटियों में याद रखना है धान का ही कल्टीवेशन होता है। इवन दक्षिणी चीन में भी धान का ही कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है नदी घाटियों के क्षेत्र में, क्योंकि इसकी जलवायु धान के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। तो IR8 याद रखना है। और इससे पहले मैंने आपको लार्मा रोजा, सोनारिका, सोनारा, पूसा लार्मा, ये मैंने आपको प्रजाति बोली, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद ही याद रखना है हरित क्रांति ने पूरे विश्व की आर्थिक क्रियाओं को जो है वो बदल कर रख दिया, और इसका श्रेय जो जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। और यही कारण है कि इन्हें अंततः नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और कृषि क्षेत्र में इनके नाम से सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे बोरलॉग अवार्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोरलॉग।
ये नोबेल अवार्ड से सम्मानित भी है और इन्हीं के नाम पर कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार बॉरलॉग अवार्ड की भी घोषणा की गई है और आज भी दिया जाता है बॉरलॉग अवार्ड, है ना। आपने सुना होगा बॉरलॉग अवार्ड किसे मिला, किस क्षेत्र को मिला, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो IRA, ठीक है। अब अगर हम भारत की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है लगभग भारत जो है वो आजादी के क्रम में था। अब आजादी के जब क्रम में था तो भारत में जो अधिकतर जो किसान थे, क्योंकि उस वक्त हम बात करें तो 80% से अधिक हमारी जो जनसंख्या थी वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी या कृषि कार्य पर निर्भर थी। ऐसे में कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, एक किसानों की आर्थिक व्यवस्था और दूसरा किसानों में शिक्षा। कितने किसान जो है वो शिक्षित है, शिक्षित हो गए तो कृषि कार्य जो है वो आसान हो जाता है करना, ठीक है। तो ये दो बड़ी समस्या भारत में थी। और तीसरा जलवायु। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत के समक्ष एक बड़ी समस्या थी कि किसानों के पास तो पैसा है नहीं, अब कैसे हो, क्योंकि अंग्रेज ताजा ताजा छोड़ के गए थे। अब ताजा ताजा जब छोड़ के गए थे तो आखिर हमारे भारत में किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। और 1947 में जब भारत के हाथों में जो सत्ता आई और भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम के तहत ये कहा गया कि अगर हम कृषि कार्य में अच्छा करते हैं तो कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास होगा, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और भारत की GDP में भी ग्रोथ होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो ब्रिटिश काल में एक योजना चल रही थी, उसी योजना को एक नए स्वरूप में गढ़ा और 1947 में, याद रखना है, तो हमारे यहाँ पर 1947 में जो थी वो अगर हम बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्ष्य रखा गया, क्योंकि कुपोषण एक बड़ी समस्या वहां पर मौजूद थी, गरीब लोगों को खाद्यान्न मिले। लेकिन गरीब लोगों को खाद्यान्न तो मिल रहा था, लेकिन कृषक क्षेत्र जो था वो अब भी सरकार से गुहार लगा रहा था कि हमारे लिए क्या, हमने जो उत्पादन किया है वो आपने गरीबों को तो दे दिया, लेकिन किसानों के आय में वृद्धि नहीं हो रही है। और ऐसे में याद रखना है भारत का संविधान भी लागू हो चुका था 1950 में और 1952 तक आते आते भारत सरकार ने फैसला लिया कि हमें किसानों के हित में कोई ना कोई कार्य करना होगा। और किसानों के हित में कार्य करने के लिए याद रखना है 1952 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1952 की अगर हम बात करें तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, इसको मैं मिटा दूं, तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिको में हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, एक पॉइंट और लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे याद आ गया तो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो किस फाउंडेशन की सहायता से की गई थी, तो फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका का जो था फोर्ड फाउंडेशन की मदद से जो था वह हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में की गई। और भारत में भी जब हरित क्रांति का एक दौर चल रहा था, हालांकि वास्तविक तौर पर हरित क्रांति की भारत में इस वक्त शुरुआत नहीं हुई थी, मैं 1952 की बात कर रहा हूं, तो भारत में याद रखना है, फोर्ड फाउंडेशन लिख लिया, तो भारत में भी याद रखना है नेहरू जी की सरकार ने 1952 में, देखिए 1947 में गरीबों की हालत यानी कि कुपोषण से निजात पाने के लिए जो है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसको हम आगे पढ़ेंगे, खाद्य सुरक्षा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता ना करें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि किसानों की आय में वृद्धि के लिए 1952 में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से याद रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। किसकी हुई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और इस कार्यक्रम के तहत क्या किया गया? इस कार्यक्रम के तहत याद रखना है उन्नत किस्म की बीजों को दिया गया, उन्नत किस्म की जो बीज थी उसको प्रोवाइड किया गया, उन्नत किस्म की बीज को दिया गया किसानों को, ठीक है। उर्वरकों को दिया गया, उर्वरक दिए गए, ठीक है। तो इसमें याद रखना है उन्नत किस्म की बीजों को भी दिया गया, कई कृषि उपकरण थे उन्हें किसानों तक जो है वो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। तो इन सारे लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई। लगभग 5 साल तक चले इस कार्यक्रम की रिपोर्ट देखने के लिए जो है कि भाई किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए नेहरू सरकार ने याद रखना 1957 में, अब ध्यान सुनना है, जो मैं समय के साथ ले जा रहा हूं ये सारी चीजें जो है वह कई विषयों में आपको काम में आएगी, ठीक है ना। तो 1952 की जो कार्यक्रम जो शुरू किया था उसका रिजल्ट देखने के लिए
उसका परिणाम किस प्रकार से हुआ है इसको जांचने के लिए याद रखना है 1957 में याद रखना है बलवंत राय समिति की स्थापना की। देखिए बलवंत राय समिति की स्थापना पंचायती राज के विकास के लिए नहीं था। बलवंत राय समिति का जो गठन है वह सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के उद्देश्य से किया गया था। हाँ, इसने अवश्य पहली बार पंचायतों के गठन का सुझाव अवश्य दिया था और इन्हीं के कारण याद रखना है स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायतों के चुनाव आयोजित किए गए राजस्थान के नागौर क्षेत्र से 2 अक्टूबर 1959 के तहत। ठीक है, वो एक अलग चीज है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई और बलवंत राय मेहता समिति की जब स्थापना की गई तो इन्होंने जांचा और लगभग 2 साल के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और जब 1958 में तो जब प्रस्तुत की इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट तो उसमें कहा कि आपका जो प्रोग्राम था वो सबसे भद्दा कार्यक्रम था, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए क्योंकि इसे भ्रष्टाचार खा गया। नेहरू जी ने कहा कि मैंने तो इतने सही उद्देश्य, आपकी नीयत सही होगी किंतु आपने कोई ऐसा बड़ा सिस्टम वहां पर अप्लाई नहीं किया जो इस कार्यक्रम को देख सके। निचले स्तर पर जो है वो किसानों तक आपने जो घोषणा कर दी उस उद्घोषणा के बाद तो किसानों को वो बीज पहुंचे ही नहीं, तो उत्पादन कहां से होगा, तो किसानों में नाराजगी होगी और चुनाव में आपको जो है वो हार का सामना करना पड़ सकता है। सीधी बात है, सरकार जो है योजनाओं को जब लागू करती है तो जन कल्याण उनके मस्तिष्क में होता है लेकिन चुनाव जीतना भी एक अहम होता है। खैर हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि भैया ये आपका प्रोग्राम विफल है, इसमें किसी को कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या किया जाए। उन्होंने बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया कि प्रत्येक स्तर पर राज्य के बाद आपका कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। यहां से सुविधाएं राज्य तक जा रही लेकिन राज्य जो है वो निचले स्तर पर जो है वो देख ही नहीं पा रहा है। तो याद रखना जिला स्तर पर भी कोई ऐसी संस्था का निर्माण कीजिए, ब्लॉक स्तर पर भी एक संस्था का निर्माण कीजिए और ग्राम स्तर पर भी एक संस्था का निर्माण कीजिए जो हायरार्की के रूप में होगा। तो उन्होंने कहा कि किसकी स्थापना करें, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर दीजिए। और त्रिस्तरीय यानी कि ग्राम लेवल पर जो है वो ग्राम पंचायत होगी, खंड लेवल पर खंड पंचायत, जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का स्थापना करनी होगी और ये जिला पंचायत जो कनेक्ट होगा वो राज्य सरकार से कनेक्ट होगा। यानी कि अगर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है तो पंचायतों के पास मामला आएगा, पंचायतों से जनपद, जनपद से जिला, जिला से यह राज्य और राज्य से केंद्र तक यह समस्या का आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा और फिर आप इस समस्या का निराकरण इसी माध्यम से करोगे। और यही कारण है कि 1959 में पहली बार याद रखना है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में राजस्थान के नागौर से पंचायतों की चुनाव का जो है वह आरंभ किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर क्षेत्र में एक है ना सभा के दौरान उन्होंने फैसला लिया था और पहली बार चुनाव भी आयोजित कराए गए। लेकिन इस समय वैश्विक परिदृश्य क्या था, विश्व में क्या हलचल हो रही थी। विश्व की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी जो देश है चीन, वो हमसे अब भाई भाई के नाते से भाई और दुश्मन के नाते पर आ चुका था। यानी कि भारत भाई मान रहा था, बड़ा भाई मान रहा था, लेकिन चीन हमें दुश्मन मान बैठ रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों का पलायन जो है वो भारत में हो रहा था और बौद्ध भिक्षुकों को जो है वो चाइना जो है तिब्बत से भगा रहा था और हम जो है भारत शरण भी दे रहा था। और दूसरा जो था 1959 में चीन ने काराकोरम राजमार्ग का निर्माण करना शुरू किया जिससे भारत को आपत्ति थी और भारत ने जब आपत्ति जताई तो फिर भारत और चीन के बीच जो संबंध थे वो बहुत ज्यादा कटु होते चले गए और इसका परिणाम ये हुआ कि 1962 में भारत के समक्ष याद रखना है एक बहुत बड़ी विपदा आ गई, यानी कि युद्ध के तौर पर, क्योंकि हमने आजादी के बाद पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ चुका था और आजादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा युद्ध अगर हमारे पास कोई होता है तो 1962 वाला होता है। और 1962 में याद रखना है चाइना ने एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी और चाइना ने जब एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी तो भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में खर्च हो रहा था और भारत की आंतरिक व्यवस्था जो थी वह कहीं ना कहीं चरमरा रही थी, डगमगा रही थी, क्योंकि किसान पहले ही उत्पादन नहीं कर पा रहे थे और जितना भारत के पास अर्थ था, पैसा था, उन सारे संसाधनों का उपयोग युद्ध में लग रहा था। और भारत लगभग
हार की कगार पर ही था और हार चुका था, और चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और युद्ध विराम के बाद याद रखना है भारत के जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना के अधिकार क्षेत्र में जा चुका था, जिसे आज आप अक्साई चीन के रूप में जानते हो। किस रूप में जानते हो? अक्साई चीन के। तो इस वक्त तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी, और ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह सदमा लगा, और सदमा लगते ही उनकी तबीयत भी खराब हुई, और 1964 में वो चल बसे। और 1964 में जब चल बसे तो भारत का मानसून थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा तो था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि वो कृषि क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो सके। 1964 में तत्कालीन समय में याद रखना है पंडित अपना लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वह क्या बने? हमारे प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी, ठीक है, पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था, तो शास्त्री जी याद रखना है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 1964 तक। लेकिन क्या इस वक्त तक हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में और कोई कार्य नहीं किया गया? किया गया था। कैसे किया गया था उसकी चर्चा हम करते हैं, फिर शास्त्री जी के शासनकाल पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम इस महानुभाव की जो है वह चर्चा कर ले, जिनका नाम था MS स्वामीनाथन जी। इनकी दो बार चर्चा होगी, एक अभी और दूसरा एक 1966 का जब दौर आएगा तब हम उन्हें फिर से भी याद करेंगे। लेकिन पहले यह एक महान व्यक्ति जो पद्मश्री से भी सम्मानित थे और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित है, एक कृषि वैज्ञानिक। 1942 में याद रखना है, मैं 42 की बात कर रहा हूं, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का समय था, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंगाल के क्षेत्र में यह याद रखना है कि बॉटनी के क्षेत्र में यानी कि पादप प्रजाति के क्षेत्र में जो था वह अध्ययन कर रहे थे, और पादप बॉटनी के क्षेत्र में जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे उस वक्त बंगाल के क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल भी पड़ा था, और कई सारे लोग जो है वो भूखमरी से त्रस्त हो रहे थे। तो इनके सामने जब यह दृश्य आ रहा था तब इनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मानव के तौर पर क्या कर रहा हूं, यहाँ पर लोग जो है वह भूखे मर रहे हैं, और मैं बॉटनी और जूलॉजी के क्षेत्र में जो है वो अध्ययन कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं होगा, मुझे अनाज की व्यवस्था इन्हें करनी होगी। आज लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तत्काल समय में याद रखना है MS स्वामीनाथन जी ने अपने ग्रेजुएशन को बायोलॉजी से शिफ्ट करके कृषि क्षेत्र में मोड़ दिया, और कृषि क्षेत्र में इनका लक्ष्य था कि मैं एक वक्त भारत को इस स्थिति में लाकर रहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खाद्यान्न से ग्रसित ना हो, यानी कि खाद्यान्न संकट से जो है वो ग्रसित ना हो, हर एक व्यक्ति के थाली में पर्याप्त भोजन पहुंचाने का लक्ष्य में रखूंगा। और इसी सोच के साथ याद रखना है MS स्वामीनाथन जी ने अपना जो स्नातक की जो डिग्री है, अपने ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वह कृषि क्षेत्र में पूर्ण की, और कृषि क्षेत्र में पूर्ण करने के बाद याद रखना है देखते ही देखते 1950 के दशक के बाद यह भारत सरकार के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों में से एक बने। और इन्होंने याद रखना है 1952 से 57 के बीच में यह जो समय था, इस समय उन्होंने सिफारिश भी की थी, और सिफारिश करने के बाद याद रखना है इन्होंने कहा था कि हमें मेक्सिको में जो बोनी प्रकार की जो गेहूं की प्रजातियां बोई जा रही है, जो मक्के की प्रजाति बोई जा रही है, जो राइस कल्टीवेशन जो हमें आगे की ओर बढ़ाना होगा वह हमें भारत में भी इंप्लीमेंट करना होगा। भारत सरकार और भारत के कई सारे किसान जो थे वह इस फैसले पर जो है नाराजगी जता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं, हम परंपरागत गेहूं का ही उत्पादन करेंगे, ये गेहूं कैसे है, पोषक तत्व से भरपूर है या नहीं है, हमें नहीं पता। MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि विश्वास रखिए यह गेहूं अच्छी प्रजाति के, और भारत में वर्तमान में समस्या बहुत ज्यादा जटिल है, हमें इन समस्याओं का समाधान करना ही होगा। और 1952 में याद रखना इन गेहूं को हाई यील्ड वेराइटी बीज, इन्हें क्या कहा गया? हाई यील्ड वेराइटी बीज, यानी कि अधिक उत्पादन देने वाली, कम एरिया में अधिक उत्पादन देने वाली बीजों को हमें बोना ही होगा। और इनका समर्थन जो है वो तत्कालीन कृषि मंत्री चिदम्बरम ने भी की थी। ठीक है, तो चिदम्बरम साहब, हमारे पी चिदम्बरम की बात नहीं कर रहे, ठीक है, उस वक्त के जो चिदम्बरम जी थे वो कृषि मंत्री ने भी इनका समर्थन किया था, और भारत सरकार को कहीं ना कहीं कहते गए कि इन बीजों को अपना लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको याद रखना है नेग्लेक्ट किया गया, नजरअंदाज किया गया, और समय पुनः से 1964 का आ गया। और 1964 में याद रखना है MS स्वामीनाथन जी ने जिन बीजों को उपजाने के लिए कहा था
भारत में धीरे धीरे तरीके से जो है इन बीजों की बुआई को आरंभ कर दिया गया। यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत हमारे यहाँ पर 1962 से हम मानते, धीरे धीरे करते 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 हमारे यहाँ पर हाई यील्ड वेराइटी बीज जो है वो धीरे धीरे बुआई होने लगी। लेकिन हम वास्तविक तौर पर हरित क्रांति की शुरुआत अब नहीं मानते, वो हम बाद में मानेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत यहां से हो चुकी थी, इनके प्रयासों से। किनके प्रयासों से? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के प्रयासों से जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन वास्तविक शुरुआत हम कहां से मानते हैं? 1967-68 के दौरान हम इसकी शुरुआत को मानते हैं, ठीक है। अब याद रखना है 1964 तक हम आ चुके थे। अब 1964 में जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने पदभार ग्रहण किया, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या एक कृषि क्षेत्र में थी जहां पर हमारा उत्पादन कम हो रहा था, और दूसरी ओर पाकिस्तान कच्छ के ओर से भारत पर हमला करने के लिए तैयार था। कच्छ को लेकर विवाद था, है ना। वो कच्छ के क्षेत्र को जो था वह पाकिस्तान का हिस्सा मानता था, भारत उसे नहीं देने के लिए तुला था। क्यों आखिर कच्छ के क्षेत्र को लेकर जो है पाकिस्तान ने जो है हमला किया था और युद्ध को जो है वो कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा को रखा था? क्यों? आखिर कच्छ का क्षेत्र ऐसा क्या है? तो कच्छ के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गुजरात के एरिया की अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र जो है तो संसाधन, प्राकृतिक तेल और गैस के लिहाज से बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो प्राकृतिक तेल और गैस के लिहाज से एक बड़ा क्षेत्र है, और इसको प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान जो है वो मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत इसे देने के लिए मना कर रहा था। तो भारत जो था वो दो क्षेत्रों से लड़ रहा था 1964 और 65 में। तो 1964-65 में भारत दो तरफा युद्ध लड़ रहा था। एक आंतरिक तौर पर कृषि क्षेत्र में लड़ रहा था, और दूसरा सीमावर्ती क्षेत्रों में जो था वह हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे। और 1965 में ही याद रखना है हमारा जो युद्ध है वो पाकिस्तान के साथ हो जाता है। और ऐसे समय में जो है भारत को दो ही व्यक्ति जो है वह विश्व विजेता बना सकता है। वह एक आंतरिक तौर पर हमारे किसान बंधु और सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे सैनिक बंधु। तो ये दो ही व्यक्ति जो थे यह हमारे लिए जो है वह कार्य कर सकते और भारत को एक अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। यही कारण था कि तत्कालीन समय में 1965 में जब युद्ध हो रहा था तब प्रयागराज में एक सभा कर रहे थे शास्त्री जी, और वहां पर उन्होंने एक नारा गढ़ा, जय जवान जय किसान का। क्योंकि ये दो ही लोग हैं जो आंतरिक तौर पर किसान और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सैनिक हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए किसानों में ही वह ताकत है जो खाद्यान्न संकट को मिटा सकते हैं, और सैनिकों में ही वह ताकत है जो हमारी सीमा की रक्षा सही तरीके से कर सकते हैं। यही कारण है कि 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, और तत्कालीन समय में याद रखना है इन्होंने इस जो हाई यील्ड वैरायटी बीज थी इनकी बुआई को तीव्र कर दिया गया। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का मैं पुनः से बता दूं कि एक बड़ा हिस्सा युद्ध में खर्च हो रहा था, और भारत में गेहूं का उत्पादन जो है वो बहुत कम हो चुका था 1965 में। और 1965 में ही याद रखना है शास्त्री जी भी चल बसे, है ना। कारणों की हम चर्चा नहीं करेंगे पुनः से, वो किस कारण से गए, कैसे गए, ठीक है। शरीर नीला पड़ा, जहर दिया गया था, वो बातों की बात है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पर उसका अभी कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद याद रखना है 1966 में एक छोटी गुड़िया के रूप में, है ना, गुड़िया कहा जाता था, जवाहरलाल जी जो थे, है ना, इंदिरा गांधी जी को एक छोटी गुड़िया कहते थे, क्योंकि उस वक्त तक उन्हें राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन बाद में जो थी वह आयरन लेडी के नाम से जानी गई, ठीक। तो वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल एक छोटी गुड़िया जिसने पदभार ग्रहण किया, प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त याद रखना है भारत में गेहूं का संकट बहुत ज्यादा था और हम अमेरिका से आयात कर रहे थे। अमेरिका निम्नतर कोटि के गेहूं को यहाँ पर भेज रहा था, और बीच बीच में याद रखना है गेहूं की आपूर्ति अमेरिका ने करना बंद कर दिया। अगर कर भी रहे थे तो हम उसी गेहूं को खेतों में बो रहे थे, लेकिन उन्होंने याद रखना है खेतों में बुआई करने के साथ साथ वहां पर ऐसे कुछ बीजों का भी गेहूं में छिड़काव कर दिया जो घास को, है ना, जिसको हम गाजर घास या अंग्रेजी घास के रूप में जानते हैं, उनकी बीजों का छिड़काव करके भेजते थे, ताकि हम हमारे कृषि क्षेत्र में जब वह उपजाया जाए तो घास ज्यादा होगी, गेहूं कम दिखे। तो इतना चालाक पहले से ही अमेरिका था। तो भारत ने भी फैसला किया कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में अच्छे ढंग से हो, और फिर भारत में एक समिति बनाई जाती है,
हरित क्रांति को लेकर, और उस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। और एम एस स्वामीनाथन की सिफारिश पर नॉर्मन बोरलॉग को बुलाया गया, और नॉर्मन बोरलॉग ने यह कहा कि यहाँ की परिस्थितियां अलग है, मैक्सिको की परिस्थितियां अलग है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा कि हम तैयार हैं उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, बस हमारे यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत एक सही ढंग से हो, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पुनः से बनाएंगे और यहाँ पर उत्पादन को ज्यादा करके दिखाएंगे। और इन्हीं के प्रयासों से याद रखना है, भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लाया गया और इनमें कई सारी क्रॉप्स को जो है वो जस का तस रखा गया और कुछ बदलाव करके अन्य प्रजातियों को लाया गया, जिसमें याद रखना है भारत में लार्मा रोजा को अपनाया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लार्मा रोजा, मैं पुनः से यहां पर लिख दूं, ठीक है, भारत में लार्मा रोजा को अपनाया गया। कौन कौन सी बीज है महत्वपूर्ण, ये याद रखना है, लार्मा रोजा, सोनारिका, सोनारिका, नेक्स्ट है शरबती सोनारा, शरबती सोनारा, सोनारा बीज को अपनाया गया। फिर बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद जया किस्म की बीजों का निर्माण किया गया, फिर रत्ना किस्म की बीजों का निर्माण किया गया। तो ये है ना महत्वपूर्ण बीजों का निर्माण, ठीक है। पूसा लार्मा, इसका भी प्रयोग किया गया, पूसा लार्मा का भी प्रयोग किया गया, याद रखना है। एक और बीज यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, मैं यहाँ पर लिख दूं पूसा लार्मा। इन बीजों का प्रयोग जो है भारत में हरित क्रांति के दौरान किया गया, ठीक। तो ये बीजों के नाम याद रखने, जया है, रत्ना है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसका उपयोग हम हरित क्रांति के दौरान हमने किया, आज भी कर रहे हैं। सोनारा है, शरबती, आज भी हम कर रहे हैं शरबती सोनारा। हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका उत्पादन काफी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम शरबती गेहूं के रूप में जानते हैं। तो शरबती सोनारा, सोनारिका, लार्मा रोजा, ये महत्वपूर्ण गेहूं की प्रजातियों को हम, है ना, ये बोनी प्रजातियों को हमने देखा है, ये हरित क्रांति के दौरान भारत में भी किया। और 1967-68 से हम क्या मानते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत मानते हैं। और हरित क्रांति को हम मुख्यतः 3 चरणों में बांट कर देखते हैं। मुख्यतः कितने चरणों में बांट के देखते हैं, 3 चरणों में। पहला चरण शुरू होता है 1967 से 68 के बीच। 1967 से 68 के बीच जो है इसका विस्तार जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत में किया गया। हालांकि पूर्वी भारत में भी इसका, उत्तर पूर्वी भारत में भी नदी घाटियों में इसका विस्तार किया गया, लेकिन पूर्वी भारत में याद रखना, उत्तर पूर्वी भारत और नदी घाटियों में इसका विकास ज्यादा हो नहीं पाया। ज्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इस यही कारण है कि अतः यह राष्ट्रव्यापी न होकर प्रदेश विशिष्ट क्रांति बन गई, और हमने ज्यादातर जो जोर था वह सारी फसलों पे न करके गेहूं फसलों पर ही किया, गेहूं की फसल पर ही जोर दिया। यही कारण है कि भारत में हरित क्रांति न होकर गेहूं क्रांति बनकर रह गई, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरित क्रांति न होकर गेहूं क्रांति बनकर रह गई, क्योंकि हमने ज्यादातर गेहूं पर ही जोर दिया, ठीक है, एकल फसल पर हमने जोर दिया। और 1968 तक अगर हम देखें, 1967-68 तक गेहूं में अगर हम देखें 70 तक अगर हम बात करें, यहाँ पर 68 हो गया, अगर हम 68-70 तक अगर हम बात करें 3 वर्ष में, 67 से 68, 68 से 69, 69 से 70, तो इन 3 सालों की अगर हम बात करें तो गेहूं के उत्पादन में लगभग हमने 3 गुना वृद्धि की। क्योंकि अगर हम 67 की बात करें तो भारत में जो था वह गेहूं का जो उत्पादन होता था कुल, वह लगभग 7 मिलियन टन होता था। कितना होता था, 7 मिलियन टन होता था। और 1970 तक आते आते भारत जो था वह 21 मिलियन टन को पार कर चुका था, 21 मिलियन टन पार कर चुका था। यानी कि 3 वर्षों में भारत जो था उसने 3 गुना वृद्धि की। कितने गुना वृद्धि की, 3 गुना वृद्धि की। और 1980 तक जब यह प्रोग्राम चला तो बीच में हमने 1974 में CADP प्रोग्राम के तहत नहरी सिंचाई का विकास कर हरित क्रांति को पुनः से, है ना, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का हमने रचा। क्यों रचा, क्योंकि अगर हमें गेहूं की खेती करनी है तो गेहूं की खेती रबी की फसल है, और रबी की फसल में उत्तर भारत में कोई ज्यादा वर्षा नहीं होती है अगर हम पछुआ विक्षोभ या मावट को छोड़ देते। तो यहाँ पर ज्यादातर जो फसल होती है वह सिंचाई पर आधारित फसल होती है, और उत्तर भारत में सपाट मैदान होने के चलते जो है नहरी सिंचाई व्यवस्था अच्छी तरीके से कार्य करती है। यही कारण था कि कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 में शुरू किया गया, और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत याद रखना हमने बहुत ज्यादा वृद्धि की।
और 1980 तक आते आते भारत ने गेहूं का उत्पादन जो है वह 100 मिलियन टन पार कर लिया था। यानी कि 10 से 12 वर्षों में भारत 7 मिलियन टन से बढ़कर कहां पर पहुंच चुका था, 100 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन को पार कर चुका था। और भारत पहली बार 1980 के दशक में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना था, गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना था। लेकिन मैं पहले भी कहा कि इस चरण में दूसरी फसलों को नजरअंदाज किया गया। ठीक है, तो तिलहन और दलहनों में हमें गिरावट देखने को मिली। और तिलहन और दलहन ये याद रखना है, दलहन प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है और तिलहन वसा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो तिलहन की अगर हम बात करें या दलहन की अगर हम बात करें तो गिरावट हुई, मोटे अनाजों में गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है, राइस की अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत हमें वृद्धि देखने को मिली। और राइस कल्टीवेशन में भी हमने किस फसल को अपनाया था, IR8 किस्म की फसल को अपनाया था, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया में 1960 के दशक में हमने उसको देखा था, तो भारत में भी इसका, लेकिन राइस को हमने कहां पर, उत्तर पूर्वी, क्यों, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की जो जलवायु थी वह चावल के अनुकूलन थी। यही कारण था कि हमने इसे अपनाने का प्रयास किया भी था। लेकिन ज्यादातर यह कौन सी क्रांति बनकर रही, गेहूं। और हरित क्रांति की शुरुआत याद रखना है हमारे भारत में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड, उस वक्त यह उत्तर प्रदेश था, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पंतनगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहां से, पंतनगर, ये ध्यान में रखना है। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है, उत्तराखंड के पंतनगर, उस वक्त का उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो पंतनगर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो पहले चरण में, ठीक है, और यही कारण था कि याद रखना है तिलहन दलहनों में जब गिरावट हुई तो प्रोटीन की कमी, और हमारा शरीर प्रोटीन से ही बना है, और प्रोटीन की समस्या के चलते कई सारे गांव में जो है वो कुपोषण की समस्या हमें देखने को मिली। तो प्रोटीन की समस्या का निदान करने के लिए याद रखना है हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इनको आयात करने में जा रहा था। तो हम विकास के कार्य जो है वो हमारे यहाँ पर पीछे होते चले जा रहे थे। तो फिर क्या हम दलहनों की आपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से नहीं कर सकते हैं? तो फिर वहां पर उपाय सुझाया गया कि भाई हम जो है यह कार्य तो कर सकते हैं। अगर दलहनों में गिरावट हो रही है तो दलहनों को हम क्यों कर रहे हैं, दलहनों को हम आयात इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत में कुपोषण की समस्या, प्रोटीन की समस्या जो है इससे समाधान मिल सके। लेकिन बहुत ज्यादा प्रमाण में दलहन हम अगर आयात करेंगे तो फिर अन्य चीजों पर हम खर्च कैसे करेंगे। तो इसी के चलते याद रखना है कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी पोषक तत्वों को पूरा कर देता है, आयरन को छोड़ देता है। आयरन को अगर हम छोड़ दें तो लगभग जो है दूध में सारे प्रकार के जो है वो पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और यही कारण था कि 1970 में याद रखना है भारत सरकार ने फैसला लिया कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाए, और इसका कार्यभार जो है वो सौंपा गया डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात के खेड़ा नामक स्थान से अमूल की स्थापना करके ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ठीक है, वो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये इसी का एक भाग बनकर था। क्यों लाया गया, इसका कारण आपको पता चला क्योंकि हम दलहनों का इतना उत्पादन नहीं कर रहे थे, तो प्रोटीन की समस्या के लिए अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति करने हेतु हमने जो है वो ऑपरेशन फ्लड को चलाया, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को देखा। ठीक है, तो इसके दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में ऑयल सीड प्रोग्राम एवं छठी पंचवार्षिक योजना के तहत चावल तथा हरित क्रांति को पूर्वी भारत में प्रेरित करना लक्ष्य रखा 1982 से लेकर 1990 के दौर में, परंतु यह आंशिक सफलता ही प्राप्त किया और चावल के उत्पादन में लगभग हमने 1.5 गुना की वृद्धि देखी, और यह बंगाल डेल्टा, केजी डेल्टा और कावेरी डेल्टा में ही सफल रहा। इसके अलावा जो है वो किसी अन्य क्षेत्र में यह सफल नहीं हो पाया। न ही यह ज्यादातर ब्रह्मपुत्र घाटी में सफल रहा और न ही ज्यादातर यह बिहार के क्षेत्र में सफल रहा। ज्यादातर यह केजी बेसिन में, कावेरी डेल्टा में और बंगाल डेल्टा में जो है यह थोड़ा बहुत सफल रहा। जितनी उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक यह नहीं रहा। ऑयल सीड यानी कि तिलहन की फसलों पर भी जोर दिया गया, लेकिन तिलहन की फसलों में भी हमें गिरावट ही देखने को मिलती है। तो हरित क्रांति ने एक और जो है याद रखना है, धान और गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि तो की, लेकिन दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के क्षेत्र में जो है हमें कहीं ना कहीं, ठीक है, इसको नकारात्मक चीजों को देखना पड़ा। तीसरा चरण 1990 से 2002 के बीच में था। शुष्क क्षेत्र में हरित क्रांति का प्रस्ताव रखा गया और इसके तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इसका विस्तार किया गया। और गेहूं के उत्पादन में अगर हम इस वक्त तक देखें, 2000 तक आते आते, वर्ष 2000 तक आते आते भारत लगभग
200 मिलियन टन जो है वह पार कर चुका था उत्पादन में, और चावल के उत्पादन में हमें पुनः से थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलती है। तो यह समय था हरित क्रांति का। तो हरित क्रांति का यह जो समय था, क्या इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी थे और कुछ नकारात्मक पहलू, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी थे और नकारात्मक पहलू भी थे। इन दोनों पर हम चर्चा करते हैं और फिर आगे हम द्वितीय हरित क्रांति पर शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सारे तथ्यात्मक चीजें जो है आपने याद कर ली होगी और आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम द्वितीय हरित क्रांति पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले याद रखना है कि हम इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को देखें। सकारात्मक प्रभाव को अगर हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर हम बात कर रहे थे खाद्यान्न में वृद्धि हुई। दूसरा, खाद्यान्न आयात में कमी हुई क्योंकि हम गेहूं नहीं मंगा रहे थे अभी, ठीक है। कुपोषण, भूखमरी जैसी विभीषिकाओं से हमें छुटकारा मिला, बिल्कुल मिला। कृषि तकनीकी में प्रगति मिली। ट्यूबवेल क्रांति भी हमें देखने को मिली। 1980 के दशक में ट्यूबवेल जो है उसकी भरमार हुई। नहर के साथ साथ, है ना, सीएडीपी प्रोग्राम तो चला ही चला, लेकिन उसके साथ साथ ट्यूबवेल क्रांति भी हमें देखने को मिली 1980 के दशक में। याद रखना, लिख लेना कहीं पर। ग्रामीण विकास हुआ। राष्ट्रीय आय, जीडीपी में वृद्धि हुई क्योंकि हम गेहूं निर्यात करने लग चुके थे। खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, खेती में उत्पादन होगा तो कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ, और कृषि में अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो कई सारे मजदूर वर्ग को भी रोजगार मिलता है। भारत आत्मनिर्भर बना, स्वावलंबी राष्ट्र बना खाद्यान्न उत्पादन में। प्रथम बार पूंजीवादी कृषि का आरंभ हुआ। तो पहली बार जो है वह किसान लोग जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे थे। कृषि आधारित उद्योगों का विकास हुआ। नगरीकरण की प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई। कृषि के फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस का विकास हुआ। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है? तो कृषि क्षेत्र है। अब कृषि क्षेत्र में कुछ आगत भी होती है और फिर निर्गत होता है। तो आगत क्या है? किसानों को फसल बुआई के समय क्या क्या चीजें आवश्यक होती है? क्या चीजें आवश्यक होती है? अच्छी किस्म की बीजें होती है। अच्छी किस्म के बीजों के साथ साथ उर्वरकों की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये तो आगत है कृषि के लिए, है ना, इनपुट्स है ये तो इनपुट्स के लिए अगर आपको अच्छे बीजों की चाहिए तो फैक्ट्री बनानी होगी बीजों के लिए। कीटनाशकों के लिए फैक्ट्री का विकास होना चाहिए। उनके पहुंच के लिए सड़कों का निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। उर्वरकों के लिए फैक्ट्रीज जो है वो बननी चाहिए, उपकरणों के लिए फैक्ट्रीज बननी चाहिए। तो ये कहलाती है आपकी क्या? बैकवर्ड लिंकेजेस, यानी कि कृषि क्षेत्र से पहले की जो लिंक है, कृषि क्षेत्र में आने से पहले, तो इनका विकास होना बहुत जरूरी है। इनका विकास होगा तो फिर कृषि में इनपुट आएगा ना यार। और कृषि क्षेत्र में अगर अच्छा उत्पादन होगा तो बाजार तक पहुंच भी तो सुनिश्चित करनी है। तो यहां से बाजार तक पहुंचाने के लिए जो जो कारक जो होते हैं उनको हम कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो अगर कृषि क्षेत्र अच्छा उत्पादन दे रहा है तो इसका भी विकास होगा और इसका भी विकास हुआ। अगर ये उत्पादन ही नहीं दे रहा है तो ये उत्पादन करके करेंगे क्या? और अगर यहां उत्पादन नहीं है तो इनका भी विकास नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हरित क्रांति ने दोनों ही क्षेत्रों में जो है वो विस्तार किया, चाहे वो फॉरवर्ड लिंकेजेस हो या फिर बैकवर्ड लिंकेजेस हो, इन दोनों का ही अच्छा विकास हुआ इसके तहत, ठीक है। तो कृषि के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजों का जो है वो विकास हुआ। ये तो हमने सकारात्मक पहलू देखे, लेकिन नकारात्मक हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो कुछ विशेष फसलों पर ही रहा, जैसे हम चावल और गेहूं पर देख रहे हैं। अन्य फसलों को नजरअंदाज किया गया। दूसरा, सामाजिक दुष्परिणाम, वर्ग भेद। वर्ग भेद का तात्पर्य है कि बड़े किसानों ने इसका फायदा उठाया, छोटे किसानों को जो है वह इसका किसी भी प्रकार से फायदा नहीं मिला। तो वर्ग भेद एक समस्या देखने को मिला। क्षेत्रीय कारक भी है। आर्थिक दुष्परिणाम, क्षेत्रीय असंतुलन, यानी कि आपने उत्तर भारत के किसानों को जो है वो अच्छा समझा और दक्षिण भारत के किसानों को आपने जो है वह अनपढ़ समझा, गंवार समझा। ऐसा क्यों समझा भैया? क्या हम अन्य क्षेत्रों में जो है इसका विकास नहीं कर पा रहे थे? क्या हम नहीं कर पाते? लेकिन जोर नहीं दिया गया, केवल उत्तर पश्चिमी भारत को जो है वह लक्ष्य रखा गया। अंतरराज्य विषमता, अंतर व्यक्तिक विषमता, कि भाई तुमने किया, हमने क्यों नहीं किया, हमने क्या चोरी की, हम भी तो इसी देश के वासी है ना, जिस देश में गंगा बहती है। तो बड़े किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था, छोटे किसानों को हतोत्साहित किया जा रहा था। तो एक बड़ी समस्या देखने को मिली। भूले विवाद, हिंसात्मक घटनाएं होने लगी। भाई तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है, मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हिंसात्मक घटनाएं हमें देखने को मिली। ये नकारात्मक प्रभाव थे। साथ में याद रखना है पर्यावरण पारिस्थितिकी, क्योंकि अगर हम देखें भाई किसानों को अगर हम देखें उस वक्त की बात करें तो ज्यादा वैज्ञानिक नॉलेज नहीं था ना, पढ़े लिखे थे,
लेकिन वैज्ञानिक नॉलेज तो नहीं था ना। यही कारण था कि वो नहीं सोच रहे थे कि भैया रासायनिक उर्वरक जो हम प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का हम प्रयोग कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, बार बार एक ही फसल को ले जा रहे हैं, तो मृदा की उर्वरकता कम होगी, मृदा में लवणीयता बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी, विषाक्तता बढ़ेगी, यानी कि जहर बनेगी। वो सीधी सी बात है। यूट्रिफिकेशन की समस्या होगी, एनपीके का अनुपात बिगड़ जाएगा। और निर्वनीकरण, जैसे पंजाब और हरियाणा में आप देखते हो ना, अभी अगर वन रिपोर्ट अगर 2023 की देखें तो सबसे कम वन क्षेत्र कहां है? पंजाब हरियाणा में। क्यों? इसका कारण एक और है। क्या है ये? वर्षा तो नहीं है, लेकिन जितने वन थे उनको भी विनाश के कगार पर लाने का श्रेय पंजाब और हरियाणा को जाता है। यहाँ के किसानों ने अंधाधुंध तरीके से निर्वनीकरण किया और कृषि योग्य भूमि को प्राप्त करके अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, और आज इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि भारत का जो वन क्षेत्र है वो कम हो रहा है। बहुत ज्यादा निर्वनीकरण किया गया था। क्यों? हरित क्रांति की लालसा, और हरित क्रांति की लालसा ने वहां की भूमि को जो है वो अनुर्वर कर दिया। जैविक अतिक्रमण जैसे टिड्डा वगैरह जो है वो आते चला गया, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ने जो है वो कई सारे टिड्डों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। भूमि जल का शरण, ज्यादा उत्पादन करना है तो सिंचाई के माध्यम से, मैंने कहा नहरी सिंचाई, और ट्यूबवेल क्रांति मैंने बोला था, तो ट्यूबवेल क्रांति से भूमि जल का ही उपयोग किया जाएगा, तो अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा था, तो भूमि जल जो है इसका शरण हुआ। लवणीकरण और आर्सेनिक में वृद्धि हुई, अत्यधिक सिंचाई से जल जमाव की स्थिति, कई सारी बीमारियां हुई, यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस हुई, तो ये सारी नकारात्मक चीजें हमें देखने को मिली। तो 2000 तक आते आते, वर्ष 2002 तक आते आते ऐसा नहीं है कि हरित क्रांति ने केवल सकारात्मक परिवर्तन किए, बल्कि नकारात्मक परिवर्तनों को भी जन्म दिया। अगर नकारात्मक परिवर्तनों को जन्म नहीं देते तो हमें द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि वास्तविक तौर पर नकारात्मक चीजें हुई होगी। कैसे हुई है? तो आइए हम जानते हैं कि आखिर द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हमारे भारत में कैसे हुई। द्वितीय हरित क्रांति का कोई एक टाइम पीरियड नहीं है कि आपको बता दे, जैसे पहले हरित क्रांति को हमने बताया कि भैया 67 से 68 में चालू हुआ, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड वास्तविक तौर पर नहीं है। बस ये शुरू हो गया, पता नहीं चला, बस इसे नाम दे दिया गया द्वितीय हरित क्रांति। लेकिन इसकी रूपरेखा भी तो बनानी होगी ना, देखनी होगी कि आखिर कैसे हमने द्वितीय हरित क्रांति को जन्म दिया और फिर आगे कैसे बढ़ा, और आज वर्तमान में भी हम द्वितीय हरित क्रांति के दौर में चल रहे हैं, और इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत सारे नकारात्मक चीजों में हमने क्या देखा कि भैया मृदा लवणीय हो रही है, मृदा में विषाकीकरण बढ़ रहा है, विषाक्तता बढ़ रही है, मृदा जो है वो अनुपजाऊ हो रही है, और जो फसल आ रही है उन फसलों से कई सारी बीमारियां भी आज हमें हो रही है। कह रहे हैं ना कि यार ये जो फसल आ रही है ये तो रासायनिक चीजों से बनी हुई है, हमें कैंसर को जन्म दे रही है, तो हम कह रहे हैं जैविक खेती की ओर बढ़ो। तो जैविक खेती पर हम बढ़े कैसे? इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तो जैविक खेती पर हम आगे बढ़े, अवश्य बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े जानते हैं। देखिए, दूसरा चरण जब हम शुरू कर रहे थे, तो दूसरे चरण 1982 से 90 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर धीरे धीरे, पहले चरण में तो हमने सीधा बोल दिया कि 100 मिलियन टन की जो है वो वृद्धि हुई, लेकिन 200 मिलियन टन करने के लिए हमें लगभग 20 सालों का इंतजार करना पड़ा। 80 से 2000 का समय हमें लगा ना 200 मिलियन टन के लिए। तो जहां पर हम 10 सालों में 100 मिलियन टन पार कर चुके थे, 100 से 200 करने में हमें 20 साल, यानी कि धीरे धीरे ठहराव, हरित क्रांति में ठहराव आने लगा और उत्पादन में कमी होने लगी। और उत्पादन के में कमी क्यों होने लगी, इसके कारणों की जब चर्चा की तो इसके कारणों के जब अंदर गए तो पता चला कि भाई मृदा अनुपजाऊ हो रही है, और दूसरा हम एक ही फसल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब जाके याद रखना है, वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मस्तिष्क में आया, 1998 में, तब उनके मस्तिष्क में आया कि क्या हम हरित क्रांति की शुरुआत पुनः से नए सिरे से कर सकते हैं, क्या हम इसे द्वितीय हरित क्रांति के रूप में जान सकते हैं, और अन्य फसलों को भी हम इसमें बढ़ावा देंगे। तो इंद्रधनुषी क्रांति की भी शुरुआत हुई। ठीक है, रेनबो रिवॉल्यूशन जिसे कहा गया। ठीक है, तो रेनबो रिवॉल्यूशन क्या होता है? रेनबो रिवॉल्यूशन याद रखना है, ठीक है, 1997 के बाद जो है हमने अन्य क्षेत्रों में भी जो है ना, जैसे अगर हम टमाटर के क्षेत्र में बात करें, नीली क्रांति के क्षेत्र में बात करें, पीली क्रांति के क्षेत्र में बात करें, तो हमने विविध फसलों के लिए जो है वो क्रांतियां निकाली, जिससे सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। और फिर यही से शुरुआत होती है 1998 से द्वितीय हरित क्रांति की रूपरेखा। अब ये क्यों हुआ द्वितीय हरित क्रांति? तो द्वितीय हरित क्रांति सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है। सतत विकास क्या होता है? सतत विकास का अर्थ होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करें। इसी को हम कहते हैं सतत विकास।
अब पर्यावरण को सुरक्षा में कैसे रखना है, ध्यान में कैसे रखना है, क्योंकि अब तक हमने जो पर्यावरण को हानि पहुंचाई है पहली हरित क्रांति में, तो इन पर हमें ध्यान देना होगा कि क्या हम रासायनिक उर्वरकों को कम कर सकते हैं, कि क्या हम कीटनाशकों के प्रयोग को कम कर सकते हैं, हम सतत विकास, हम जैविक कृषि को पुनः से अपना सकते हैं जो हम पहले करते थे। तो इसको कहा जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को जहर दे रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए आज हम संसाधनों का अच्छा उपयोग करें ना। आज हमारी खेती जो है वो अच्छा उत्पादन दे रही है, ये तो संसाधन ही है, भूमि संसाधन है, भू संसाधन है। तो भू संसाधनों को आज हम इतना दोहन कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं, तो हम हमारे बारे में सोच रहे, केवल आने वाली पीढ़ी के बारे में थोड़ी सोच रहे। उन्हें तो हम जो है वो लवणी मृदा देके जाएंगे, तो वो कृषि कार्य कैसे करेंगे, वो भूखे मरेंगे क्या? सही है ना? तो इष्टतम प्रयोग करना है, ऐसा प्रयोग करना है कि जिसका फायदा हमें भी मिले और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। ये होती है सतत विकास, तभी तो हम सस्टेन कर पाएंगे ना, लंबा जीवन जी पाएंगे ना। तो इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा जो कृषि क्षेत्र में हमें अपनानी है, जिसके तहत हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है और आज के संसाधनों का उचित हमें प्रयोग करना होगा। इसी को कहा जाता है सतत विकास की अवधारणा, जिसमें आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसका उद्देश्य किसानों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि, याद रखना है, किसानों की व्यक्तिगत आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ संपोषणी विकास, मृदा संरक्षण, पारिस्थितिकीय संरक्षण करना है, यानी कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, मृदा संरक्षण को भी ध्यान में रखना है, जल संरक्षण को भी ध्यान में रखना है, किसानों की आय को भी ध्यान में रखना है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति है तो हमने द्वितीय हरित क्रांति की रूपरेखा रची। तो अब इसकी रूपरेखा को देखते हैं। सबसे पहले वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने द्वितीय हरित क्रांति का उल्लेख किया और वर्ष 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति, कब आई थी राष्ट्रीय कृषि नीति? वर्ष 2000 में आई थी और इसी नीति में भी द्वितीय हरित क्रांति को शुरू करने पर जोर दिया गया था। और वर्ष 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के राष्ट्रपति बनने पर इसे एक नया आयाम मिला, परंतु 2004 में सत्ता परिवर्तन होने पर द्वितीय हरित क्रांति ठंडे बस्ते में चली गई। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में पुनः एक बार द्वितीय हरित क्रांति पर फोकस किया गया, यानी कि वर्ष 2009 की अगर हम बात करें तो 2004 में याद रखना है सत्ता जब परिवर्तन हुआ है ना, भाजपा की यानी कि एनडीए की सरकार उस वक्त कही जाती थी, तो एनडीए की सरकार याद रखना उस वक्त गिरी और यूपीए की सरकार जब आई तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। किंतु वर्ष 2009 में जब आवश्यकता नजर आई तो वर्ष 2009 में यूपीए के दूसरे कार्यकाल यानी कि यूपीए 2 में इसे पुनः से एक बार जोर दिया गया और इसकी शुरुआत पूर्वी भारत से की गई। अतः खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 2010-11 में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया कार्यक्रम के तहत द्वितीय हरित क्रांति को जोर देना आरंभ किया। कौन सा कार्यक्रम? 2010-11 में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया प्रोग्राम के तहत द्वितीय हरित क्रांति को बल मिला और यहां से वास्तविक तौर पर हम द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले की जो चीजें थी उसको हम द्वितीय हरित क्रांति में नहीं लाएंगे, लेकिन वास्तविक अगर हम देखें तो यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में है ना, ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष 2010-11 में ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया प्रोग्राम क्या है, इस पर अभी हमें चर्चा करनी है। तो भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार हेतु पूर्वी भारत के राज्यों को हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है। किसकी है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है और यह कार्यक्रम वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कार्यान्वित किया गया था। तो पूछा जाएगा आपको ना, तो ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके तहत जो है याद रखना है, किस मिशन के तहत जो है वह क्रियान्वित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, ठीक है। तो ये याद रखना है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत जो है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया को जो है वह लागू किया जा रहा था, इसको क्रियान्वित किया जा रहा था, इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था, ठीक है। तो यह 7 पूर्वी राज्यों अर्थात असम,
पूर्वी राज्य बोल रहा हूं मैं, उत्तर पूर्वी राज्य नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो उत्तर पूर्वी राज्य में आ जाएगा, पूछा जाएगा ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्ट इंडिया प्रोग्राम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये 7 राज्य याद करना है। पूर्वोत्तर भारत में याद रखना है केवल और केवल असम है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य है जिन्हें आप 7 सिस्टर की बात करो उसमें से केवल असम है, ठीक है। तो पूर्वी राज्य में अब कौन से है वो याद कर लेना है। बिहार, बिहार के बाद झारखंड, क्योंकि बिहार के नीचे झारखंड है और बिहार के नीचे झारखंड है, झारखंड के नीचे ओडिशा है, ये याद रखना है। 3 राज्य याद हो गए, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये 3 याद हो गए। और ओडिशा से लगकर जो पूर्व की ओर है वह पश्चिम बंगाल, ठीक है। किधर गया? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कितने याद हो गए आपको? 4 हो गए, असम 5 हो गया, ठीक है। फिर यूपी है और फिर छत्तीसगढ़ है। ये 7 राज्य आपको याद करना। तो यूपी है, यूपी के साथ बिहार है, तो ऐसे याद करना है। यूपी के साथ बिहार, बिहार है तो झारखंड, झारखंड है तो ओडिशा और इनके साथ लगा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़ और असम। ये 7 राज्य इसके अंतर्गत शामिल थे, ठीक है। उद्देश्य, ठीक है, चावल आधारित कृषि को बढ़ावा देना था, तो ये याद रखना है। बाकी का आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, है ना, इसमें प्री के लिहाज से कोई इतना ये नहीं है। तो चावल आधारित फसलों को जो था वो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा दिया जाना था। तो सफल भी हुआ ये प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। दूसरे प्रोग्राम की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी यूपीए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कब आया? 2007 में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 2010-11 में। और यहाँ पर लिखा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक उप योजना है। मतलब जिस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो शुरुआत थी वह 2007 में की गई थी। इसी योजना के तहत यह ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्ट इंडिया प्रोग्राम को चलाया गया था और इसका जो क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत की गई थी। तो इसे ध्यान में रखना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। उद्देश्य क्या था? राज्य को कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना था। कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि दर को सुनिश्चित करना था। बाकी आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। किसानों की आय में सुधार करना था, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना था, इनके उद्देश्यों में से एक था। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसको पुनः से संगठित किया गया जिसे रफ्तार कहा गया, ठीक है। रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन, इसके तहत रफ्तार, जिसे क्या कहा गया? रफ्तार नाम दिया गया। जो 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी उसे पुनः से एक नए सिरे से शुरुआत किया गया। 2017-18 में पुनर्गठित किया गया। भारत सरकार की एक उन्नत योजना है जिसे 2017-18 में पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित क्योंकि यह 2007 में पहले ही था, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में, जिसे 2017-18 में रफ्तार के साथ जो है वो पुनर्गठित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र को अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बनाना है। इसका उद्देश्य ये था, ये आपको ध्यान में रखना है। रफ्तार योजना कब आई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार को पुनर्गठित कब किया गया? 2017-18 के दौरान किया गया, ठीक है। पारंपरिक कृषि योजना की अगर हम बात करें तो ये तथ्यात्मक चीजें आपको याद करना है, ठीक है। तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2015 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, पारंपरिक कृषि विकास योजना। और पारंपरिक कृषि विकास योजना मतलब ही हम सतत विकास की बात कर रहे हैं, सतत कृषि की बात कर रहे हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो पारंपरिक जहां आए, जैविक कृषि का समर्थन करने वाली होगी। यह सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तृत घटक है। मृदा स्वास्थ्य ना, मृदा स्वास्थ्य हम तभी सुनिश्चित कर पाएंगे ना कि जब हम सतत कृषि को बढ़ावा देंगे, मृदा को संरक्षित रखेंगे, तभी तो सतत कृषि को बढ़ावा देंगे ना। तो यही मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक विस्तृत घटक है। इसका लक्ष्य जैविक खेती का समर्थन और प्रचार करना है। जैविक खेती का समर्थन और प्रचार करना है जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। तो पारंपरिक कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जिसके तहत हमें जैविक कृषि का समर्थन करना है, ठीक है। ये लक्ष्य याद रखना। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
वर्ष 2015 में खेती के लिए पानी तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना चालू की गई थी। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना मतलब है सिंचाई, मतलब है सिंचाई कृत्रिम तौर पर खेतों तक पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सूखा क्षेत्र में भी कृषि तक पानी पहुंचे, इस उद्देश्य से याद रखना है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और यह याद रखना है केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75-25 होगी, यानी कि 75% का जो भार है वह केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% का जो भार है वह राज्य। हालांकि केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना में 75% भार कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार, और 25% भार जो है वह राज्य सरकार। किंतु पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए याद रखना है यह 90-10 में होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामलों में याद रखना है 90, यानी कि 90% भार केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% भार जो है वह वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, इसका कार्यान्वयन 4 स्तरों पर किया जाएगा, ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। ठीक है, तो ग्राम, जिला, राज्य और केंद्र, ठीक है, इन 4 स्तरों पर इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर इसकी हम बात करें तो इसे वर्ष 2016 में सभी जानते हैं, वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा यह लागू किया गया था। ये ध्यान में रखना है, प्रशासित है, यही इसकी देखरेख करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उद्देश्य जो है वो क्या है कि फसल खराब होती है, अब बीमा है तो बीमा कवरेज प्रदान करता है कि कोई चीज खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई जो है वो की जाती है, तो इसके लिए आपको एक किस्त भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों या किसी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। क्योंकि अगर फसल खराब होती है तो अन्य फसलों की बुआई के लिए किसानों के पास पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकांश किसान हमारे यहाँ पर लघु और सीमांत है। ठीक है, और लघु और सीमांत क्योंकि मार्जिनल है, किसान बहुत छोटे हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, ऐसे किसान हैं जिनको अगर यह सारी चीजें घटित हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं याद रखना है अगली बुआई के लिए पैसा नहीं मिलता, ब्याज से निकालना पड़ता है। और फसल तो 1-2 दिन में आने वाली नहीं है, 1-2 महीने में फसल आती नहीं है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं, तब तक वो ब्याज से मर जाता है। ठीक, और इसी को सुनिश्चित करने हेतु बीमा योजना को लाया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और कृषि क्षेत्र के लिए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित भी करता है। अब किस्त क्या है ये याद रखना है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त, जिसे आप प्रीमियम कहते हो, खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% है। ज्यादातर हम खरीफ की फसल लेते हैं, जिसके लिए याद रखना है इसकी जो किस्त होगी सभी खरीफ फसलों के लिए 2% होगी और सभी रबी फसलों के लिए 1.5%। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फसल बीमा योजना के तहत रबी की फसलों पर कितने % जो है वो किस्त या प्रीमियम निर्धारित की गई है? तो खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5%। वार्षिक, वाणिज्यिक तथा बागवानी कृषि के लिए याद रखना यह 5% है। ठीक है, रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और बागवानी और वाणिज्यिक बड़ी फसल जैसे गन्ना वगैरह आता है, कॉटन वगैरह आता है, तो यह 5% के आसपास है। बीमा कवरेज की अगर हम बात करें, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन, ओलावृष्टि, इनके नुकसान पर दिया जाएगा। बीज बुआई से कटाई तक की अवधि को कवर किया जाता है और फसल कटाई के 14 दिनों तक जोखिम को शामिल किया जाता है। फसल कटाई है, 14 दिन तक आपने किया है तो फिर आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, भागीदारी, यह योजना सभी किसानों के लिए है, लेकिन इसमें शामिल कौन हो सकता है ये भी याद रखना है। स्वेच्छा से शामिल होने वाले वो किसान हैं जिन्होंने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है। अगर किसी किसान ने ऋण लिया है तो इनके लिए बीमा कवरेज अनिवार्य होगा, क्योंकि किसान ने, बैंकों ने ऋण लिया है ना, तो वो तो अपना कवरेज निकालने के लिए भी बीमा कंपनी से लेगी। ठीक, तो जिन्होंने ऋण लिया है यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। बैंकों से कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है, बाकी जिन्होंने नहीं लिया है उनको स्वेच्छा से शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि वह दे। ठीक है, लाभ हमें पता है कि क्या क्या होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो सभी को पता है, 2-2 हजार की किस्त जो है वो साल में 3 बार मिलेगी, और साल में 3 बार यह किस्त मिलेगी ताकि किसान जो है वो अपनी कुछ आरंभिक जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर सके। हालांकि ये कोई बड़ी रकम नहीं है, किंतु फिर भी
देश में बहुत सारे किसान हैं, तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो किसानों को जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसे फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। राज्य सरकार अगर अलग से अपना हिस्सा देना चाहती तो वह दे सकती है, मनाही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ 100% जो है वो केंद्र प्रायोजित है। इसमें पूरा की पूरा 6,000 प्रति किसान को जो पैसा जा रहा है वो केंद्र के द्वारा जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीदी संबंधी एवं सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, ताकि वह साहूकार के लिए पैसे मांगने न जाए। अपनी फसल जो है वो लगा रहे हैं, मक्का अगर ले रहे 2,000 रुपए दे दी, मक्के की जो है वो फसल की शुरुआत हो गई, ठीक है, लगा दी उन्होंने। तो इसके लिए यह शुरुआत की गई थी। आर्थिक सहायता प्रत्येक लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है देश भर के किसानों को बैंक खातों में ही आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी के पास जाना है, किसी समिति के पास जाना है, सहकारी समिति के पास जाना और ये आपको पैसा दे देगी, नहीं, किसी सोसाइटी के पास जाना और ये पैसा दे देगी, बिल्कुल नहीं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि सरकार सीधे आपके अकाउंट में यह ट्रांसफर करती है। और हर 4 महीने में 3 समान किस्तों, बोला ना मैंने, हर 4 महीने में, 4 या 12 महीने ना, तो 3 बार आएगा, 2,000 2,000 2,000 6,000 हो गए। तो 6,000 की किस्त जो है वो प्रति वर्ष वित्तीय लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। लाभार्थी भारत के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जो खेती है उन्हीं को मिलेगा, सारे किसानों को नहीं मिलेगा। बड़े किसानों को आवश्यकता भी नहीं है, 2,000 लेके करेंगे क्या, ठीक है। तो सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर, मैंने कहा कि ज्यादातर किसान हमारे यहाँ क्या है, सीमांत है, मार्जिनल है या स्मॉल फार्मर है हमारे पास, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है, इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो ये इनका लाभ लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके बारे में आपको याद करना है। पात्रता मैंने बता दिया कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ही, सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स दाताओं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे किसान जो वकील है, ऐसे किसान जो डॉक्टर है, ऐसे किसान जो सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स दाता है, अब वह इनकम टैक्स दे रहा है, तो इसको इनमें शामिल नहीं किया गया। इनको 2,000 की राशि प्रति 4 महीने में नहीं मिलेगी। लाभ किसानों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, खेती में निवेश को बढ़ाना और आय में वृद्धि, ठीक। सतत कृषि मैंने अभी चर्चा की आपको कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जैविक कृषि को अपनाना है, हमें याद रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी हम, है ना, इसका लाभ दे सके। इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की, और राष्ट्रीय मिशन की जब शुरुआत की तो याद रखना है जिसका उद्देश्य क्या होगा, एकीकृत खेती है, जल उपयोग दक्षता, यानी कि बूंद बूंद का हमें संरक्षण करना है, जल की हर एक बूंद का हमें महत्व को देखना है, क्योंकि जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण है। और आज जल भी जो है एक याद रखना है, भूमिगत जल की अगर हम बात करें तो उसकी भी कमी हो रही है, सतही जल की भी कमी हो रही है, तो हमें बूंद बूंद के महत्व को ध्यान में रखना है। जल उपयोग दक्षता, कम पानी में ज्यादा उत्पादन लेना इसका लक्ष्य है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण, इस पर ध्यान केंद्रित करना है हमें। उद्देश्य स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना है, लाभकारी बनाना है, उत्पादक और जलवायु लचीला बनाना है, यानी कि किसी भी प्रकार की जलवायु में हमारा उत्पादन अच्छा हो सके, ठीक। उचित मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों को उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मैंने जो बताया वही है, आप लिख सकते हो। व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना है, जिसमें मृदा उर्वरता मानचित्र को दिखाना होगा, टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स वगैरह का हमें प्रयोग करना है, इसके माध्यम से हमें मृदा का परीक्षण भी, लेबोरेटरीज को स्थापित करना होगा जो समय समय पर मृदा की गुणवत्ता की जांच करे। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करनी होगी, सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुप्रयोग, उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग आदि पर हमें बल देना होगा। प्रति बूंद अधिक फसल, मैंने कहा कि कम पानी का उपयोग करके हमें अधिक उत्पादन लेना है। कृषि राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन जैसे अन्य चल रहे मिशनों के साथ किसान और हितधारकों की क्षमता को हमें विकसित करना होगा। ये सारी चीजें याद रखना है, हमें करना है। और ये द्वितीय हरित क्रांति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सारे प्रोग्राम जो है हमने चलाए हैं। उम्मीद करता हूं कि यह पूरा प्रोग्राम, ये पूरा लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा हरित क्रांति का। हम नेक्स्ट लेक्चर में खाद्य सुरक्षा को देखेंगे। इसी तरह से हम लंबा एक लेक्चर लेंगे जिसमें मैं पूरे खाद्य सुरक्षा, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक, ठीक है, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं, अंत्योदय
मिल योजना क्या है, ये सारी चीजें जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।